So everybody must be possessing this revision set material children. चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर की अगर हम बात करें, और ये कंटेंट थोड़ा सा फास्ट चलेगा बिकॉज लोगों ने चीजें सब पढ़ी हुई हैं, इट इज जस्ट अ रिविजन। तो भाई लॉजिक इज दिस कि हर बिजनेसमैन क्यों अकाउंटिंग करता है या अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो एवरीबडी नोस कि अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंटेंसी। आई रिपीट, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंटेंसी। और इस लैंग्वेज के जो प्रोसेस होते हैं बिजनेस में, जो फॉलो होते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो एज अ स्टूडेंट आप पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, और बिजनेस में जब इन अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। तो प्रोसेस इन द बिजनेस व्हेन इट इज फॉलोड इज नोन एज अकाउंटिंग, और जब इसका ज्ञान डिलीवर किया जाता है तो इट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। समझ में आ गया? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। छोटी सी डेफिनेशन, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सबको नजर आया भाई, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो भाई अब लॉजिकल बात ये है, जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि अब आप ये रिवीजन में पढ़ रहे हैं, ओरिजिनली नहीं पढ़ रहे, तो जो बुक बनती है चिल्ड्रन, इट इज नोन एज जर्नल। और अगर बिजनेसमैन जर्नल नहीं बनाता तो ये क्या बनाएगा चिल्ड्रन? जर्नल प्रॉपर के साथ सब्सिडरी बुक्स। क्लासिफाइंग की जब हम बात करते हैं तो वी प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? लेजर। और समराइजिंग की जब हम बात करते हैं तो वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो एकदम आसान सी डेफिनेशन थी। ऑब्जेक्टिव्स आर कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो, हम अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाए। कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट लॉस? सबको पता है, बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एंड हाउ डू वी गेट द फाइनेंशियल स्टेटस? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। And who are these various parties? Creditors are interested. बैंक जिससे आपने बोरो किया है, दे आर इंटरेस्टेड। इन्वेस्टर्स। कॉल्ड इन्वेस्टर्स। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था कि भाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते हैं 11th क्लास में, कंपनीज की अकाउंटिंग आप नहीं करते। कंपनीज होती तो इन्वेस्टर्स को चिंता रहती है। गॉट इट क्लियर? बाकी ये सब टाइम पास थ्योरी है, ये तो हो ही जाएगी। एडवांटेजेस एंड ऑल ये सब टाइम पास है, इसमें कोई एक दो चीजें पढ़ लीजिए, सब लिख देते हैं एग्जाम में। चलिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने बैंक विजिट किया और बैंक में काउंटर पे 20,000 रुपए दे दिए। अब 20,000 रुपए आपने दिए और 20,000 रुपए मैंने भी दिए, बट मैंने बैंक से बोरो किया था पैसा, तो ये 20,000 रुपए विल बी कॉल्ड एज अ रीपेमेंट ऑफ माई लोन। और आपने अपने बिजनेस के करंट अकाउंट में ये मनी डिपॉजिट किया है, तो फॉर यू इट इज अ डिपॉजिट। दोनों के केस में बैंक अलग अलग तरीके से इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ये दिमाग लगाना, अकल लगाना, व्हाट इज डिपॉजिट एंड व्हाट इज रीपेमेंट ऑफ लोन चिल्ड्रन इज नोन एज अकाउंटिंग। और जब इन दोनों ही चीजों का सो कॉल्ड रिकॉर्ड हम अपनी बुक्स में रखेंगे, इट इज नोन एज व्हाट? बुक कीपिंग। तो पापा ढेर सारा घर का सामान लेके आए एक बैग में। जो फ्रूट्स थे वो मम्मी ने बोला रेफ्रिजरेटर में रख दो, जो उसमें सो कॉल्ड स्पाइसेस थी वो किचन में रख दी गई। तो शॉपिंग करके सामान लाना इज सिंपली कॉल्ड एज अकाउंटिंग, आप बोल सकते हो। और उसको अलग अलग जगह पे कैसे स्टोर करना है वो भी अकाउंटिंग है। और जब वहां पे स्टोर कर दिया जाता है तो इट बिकम्स बुक कीपिंग। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो बुक कीपिंग कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेज जहां पे रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस होता है, जब हम चीजों की लिखा पढ़ी करनी स्टार्ट करते हैं। तो जो मेंटल एक्टिविटी है दैट इज अकाउंटिंग, और जो फिजिकल एक्टिविटी इट इज बुक कीपिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चाट की दुकान पे आप जाइए और कहिए भैया 2 पत्ता टिक्की दे दो, वो पूछेगा क्या करना है, खानी है? नहीं, फेंकनी है। ऑब्वियसली बात है भाई, खाने के लिए चाहिए। उसका पूछने का मतलब था वहीं पे खाएंगे या पैक करा के ले जाएंगे। तो अगर आप बोलेंगे नहीं पैक करके ले जाएंगे, तो वो स्टील के फॉइल बॉक्स में देता है। वहीं खाएंगे तो वो एक सर्कुलर टाइप का पत्तल टाइप होता है, आजकल थोड़ा हाईफाई हो गया है, उसमें देता है। तो अगेन वो आपको डिलीवर कैसे करेगा ये उसकी अकल है, और आपको किस तरह से डिलीवरी चाहिए दैट इज अकाउंटिंग। वहीं खाएंगे तो पत्तल में डाल दिया, घर लेके जाएंगे तो फॉइल बॉक्स में डाल दिया। दिस इज नोन एज व्हाट? बुक कीपिंग। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर?
तो मैकडोनल्ड्स गए, बर्गर आपने ऑर्डर किया वहीं पे खाने के लिए, तो दे सर्व यू ऑन दैट ट्रे। और अगर पैक कराते हैं तो वो एक दलिद्दर टाइप के ब्राउन कलर के बैग में जिसमें हैंडल भी नहीं होता, उसमें दे देते हैं। वो चाहते हैं कि रास्ते में गिर जाए और आप फिर खरीदें आके। इज दैट क्लियर? तो ये जो मोड ऑफ डिलीवरी था ये बुक कीपिंग था। बट दिस डिसीजन विच इज टू बी टेकन कि ट्रे में सर्व करना है कि सो कॉल्ड ब्राउन पेपर में पैक करना है, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है और बस आपकी बैंड बजने वाली है। अब ये मम्मी डिसाइड करेंगी कि बेलन उठाएंगे झाड़ू उठाएं। तो बेलन उठाना है कि झाड़ू उठाना है, ये अकाउंटिंग है। और जब सुतैया चालू हुई, बुक कीपिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ट्रायल बैलेंस देखकर ट्रेडिंग पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना इज बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन देख के जर्नल बनाना इज ऑल्सो बुक कीपिंग। बट जर्नल में वो कैसे रिकॉर्ड होगा? लोन का रीपेमेंट है तो रिकॉर्ड इज डिफरेंट, डिपॉजिट की एंट्री है तो रिकॉर्ड इज डिफरेंट, इट इज नोन एज व्हाट? अकाउंटिंग। समझ में आ गई भाई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये सब डिफरेंसेस हैं, आप कर लेंगे। ये सब किसको क्या इंटरेस्ट है? ओनर इज इंटरेस्टेड इन विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है या खराब? मैनेजमेंट का मतलब, भाई मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है, इट इज इन ग्रोइंग स्टेज और इट इज इन डिक्लाइनिंग स्टेज। एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट है कि भाई प्रोविडेंट फंड का पैसा कितना हमारा कट रहा है, हमारा इंश्योरेंस है कि नहीं है बिजनेस में, कल को हम रिटायर होंगे तो ग्रेचुटी वगैरह कुछ पेंशन वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं। तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ज्यादा है, बट दलिद्दर एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो क्या एम्प्लॉय मन से काम करेगा? बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल यूजर्स में वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसा लगाया है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने अडानी पार के 500 शेयर्स खरीदे हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोइंग बिजनेस है, चलो मैं भी पैसा लगाता हूं, बट अभी लगाया नहीं। तो आई विल बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट? पोटेंशियल इन्वेस्टर, एंड यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द शेयर्स, तो आप क्या बोले जाएंगे? सिंपल एज दैट। दोनों लोग किस में इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो सेफ है कि नहीं, फर्दर हमारा पैसा यहाँ पे वेल्थ हमारी मैक्सिमाइज होगी या नहीं होगी। तो अगर बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो आई स्टे इन्वेस्टेड, बिजनेस डे आफ्टर डे डिक्लाइन हो रहा है तो मैं शेयर बेच के गंगा नहाऊंगा जाके कि भैया बच गए यहाँ पे। क्रेडिटर्स जो आपको उधार देते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप उनका लोन, आप उनका डेट का पैसा जो उधार पे गुड्स खरीदे हैं, यू कैन पे इट ऑन टाइम और नॉट। लेंडर्स जिनसे आपने लोन लिया है वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे कि आपकी प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। टैक्स अथॉरिटीज वांट टू नो कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर टैक्स आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और अदर्स, कस्टमर्स, किस तरह के गुड्स आप बनाते हैं। जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह बिजनेस कम्युनिटी पे, सर क्यों रिसर्च करते हैं? उनको रिसर्च करके एक तो पीएचडी की डिग्री चाहिए होती है, प्लस उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स कहीं ना कहीं इन बातों को साबित कर देती हैं कि भाई किस तरह के बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टंबल ड्राई, नाम तो सुना ही होगा। यस सर। 21st सेंचुरी के हाई फाई धोबी। टंबल ड्राई भी क्या काम करता है? धोबी। तो सो कॉल्ड ये एक स्टार्टअप है, आप बोल सकते हैं। अब स्टार्टअप होता क्या है? ये एक अमेरिकन वर्ड, इंडिया में काफी बूम कर रहा है पिछले 5-10 साल से। एक्चुअली कोई भी नया बिजनेस आइडिया, व्हाट इट क्लियर, हम इसे क्या बोलते हैं आजकल? स्टार्टअप बोल देते हैं। तो मोहल्ले में काफी लोगों ने देखा कि धोबी बड़ा परेशान कर रहा है, इज दैट क्लियर? तो सोचा कि एक ऐसा काम कर लें। आपने रेड बस डॉट इन का नाम सुना होगा चलो। यस सर। जिसने ये स्टार्टअप ओपन किया था, ही वाज एन आईआईटीएन। एक बार ये कहीं जा रहे थे एग्जाम वगैरह देने के लिए कॉलेज, तो देखा कि बस में इन्होंने टिकट पहले से बुक कराने की सोची, बट बोला गया कि पहले से टिकट बुक नहीं हो सकती, आपको वहीं पे आगे बोर्ड करके टिकट बुक करानी पड़ेगी। और इनको टिकट नहीं मिली और बस से बाहर उतर गए। तो उन्होंने सोचा अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं जिसपे जैसे ट्रेन का और प्लेन का टिकट का रिजर्वेशन होता है वैसे ही बस का हो जाए, तो बस वालों को भी कन्वीनियंट होगा। उनको 24 घंटे पहले पता लग जाएगा कि हमारी बस में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। तो अगर पैसेंजर्स ज्यादा ट्रैवल करेंगे, एक ही रूट पे मल्टीपल बसेस चलाएंगे। कम पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे तो हम कम बसेस चलाएंगे। तो ये भी प्लान आउट कर सकते हैं कि हमको कितनी बसेस एक अपने फ्लीट में रखनी है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? अब पता लगा, आपको नहीं पता कि कल सो कॉल्ड संडे है और आज सैटरडे, तो आज रात में अपने घर जाने वाले आउट स्टेशन कितने लोग होंगे।
अगर आपने देखा कि भाई आपकी बस में 150 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं बट बस हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ओनली 60, तो यू लॉस्ट योर रेवेन्यू। अगर ये बात आपको पहले से पता लग जाए तो आप किसी दूसरे बस वाले से उस बस को किराए पे लेकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये redbus.in आ गया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का। अभी यूट्यूब कुछ टाइम में अपना एक एजुकेशनल चैनल लेके आने वाला है, क्योंकि हर टीचर की वीडियोस आपको कहां पे मिलते हैं? यूट्यूब पे। तो यूट्यूब कैसे पता लगाएगा कौन सा टीचर कितना फेमस है? भाई जिसके व्यूज ज्यादा होंगे यूट्यूब उसको प्रमोट ज्यादा करेगा, जिसके व्यूज कम होंगे उसको प्रमोट कम करेगा। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? बाकी जो दलिद्र वीडियो देखते हैं मेरा, मनहूस दलिद्र कुछ भी बोलिए, और लाइक नहीं करते हैं तो वो एकदम नालायकी बन जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए खैर, ये बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरह के रिसर्चेस भी एडवांटेज देते हैं कि भाई बिजनेस कौन सा अच्छा चल रहा है और कौन सा बुरा, ताकि उस रिसर्च से कोई नया पर्सन अगर उस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ये काम कर सकता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो redbus.in वालों ने ये तो पहले से प्लान आउट कर दिया सबके लिए कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, उसमें से खाना भी तो लोग ऑर्डर करेंगे। तो अगर ये रिसर्च हो जाए कि कितने डिस्टेंस तक बस के ट्रैवलर्स खाना पसंद करते हैं ऑर्डर करना, तो मैं इसका एक ऐप क्रिएट कर दूं, अलग अलग सो कॉल्ड रेस्टोरेंट वालों से, ढाबों वालों से कांटेक्ट कर लूं और वो ऑर्डर प्लेस करें, उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। पीपल अंडरस्टूड दिस? नहीं नहीं नहीं, क्रेडिटर्स उस रीपेइंग कैपेसिटी में इंटरेस्टेड रहेंगे जितने के आपने गुड्स खरीदे हैं, और लेंडर्स मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे रहे हैं कि आप लोन का पैसा उनका वापस दे पाएंगे कि नहीं। तो मैंने 5 लाख रुपए के गुड्स उधार खरीद लिए आपसे, 1 करोड़ रुपए का लोन मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेंडर, और जिससे गुड्स खरीदे उधार में दे विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। सिंपल एज दैट। जैसे ट्यूसडे को बहुत ज्यादा भीड़ होती है हनुमान मंदिर में, थर्सडे को बहुत बंपर भीड़ होती है साईं बाबा के मंदिर में, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टार्टअप सेटअप करूं और प्रसाद की प्री बुकिंग करा दूं, ताकि प्रसाद के काउंटर में जो भीड़ लगती है वो भीड़ ना लगे। समझ में आ गया? तो प्रसाद वाला पहले से ही प्रसाद बांध के रखेगा। लॉजिक समझ में आ गया? बट प्रसाद वालों के अंदर इतनी अकल होती है, तो इसलिए क्या वो मेरे ऐप पे डिपेंड होंगे? नो। तो मेरा ऐप चलने नहीं वाला है। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, सो दीज आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होगा जिससे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, इट शुड बी रिलायबल। आई रिपीट, इट शुड बी रिलायबल। आपने 20,000 रुपए अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो डेफिनेटली यू विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस। बट सिर्फ आपकी इतनी बोली हुई बात क्या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मान जाएंगे? क्या ऑडिटर्स मान जाएंगे? वो क्रॉस चेक करेंगे कि एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा गया या नहीं गया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? रेलेवेंस, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर पीपल चिल्ड्रन, वो कितनी रेलेवेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो नेट प्रॉफिट पे लगाती है, तो चिल्ड्रन क्या ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ रेलेवेंस है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो नया फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता। वो ऐसे नहीं दिखाया जाता कि एकदम बकवास है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इंपॉर्टेंस किस प्रॉफिट की है? नेट प्रॉफिट की है। तो जब नया फॉर्मेट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको वहां ग्रॉस प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। देयर आफ्टर जो स्टेटमेंट बनी है वो ऐसी बनी या ऐसी बनाई जाए सो दैट द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड इट वेल। तो एक स्टैंडर्ड लॉजिक लिया जाता है कि भाई असेट्स विल बी ऑन द राइट एंड लाइबिलिटीज वुड बी ऑन द लेफ्ट, या अगर वर्टिकल स्टेटमेंट है तो एट द टॉप वील प्लेस लाइबिलिटीज एंड एट द बॉटम वील प्लेस असेट्स, और ये सबको फॉलो करना है। देयर आफ्टर स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप आपस में दो कंपनीज के रिजल्ट्स को कंपेयर करके डिसाइड कर पाए कि एज एन इन्वेस्टर मैं कहां पे पैसे को इन्वेस्ट करूं। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, तो ये रूल ऑफ लैंग्वेज ये सब तो नौटंकी है, पढ़ लेंगे लोग। बेसिक टर्म्स चिल्ड्रन। एंटिटी का मतलब एक बिजनेस यूनिट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो बिजनेस में होती है वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांजैक्शन। यहाँ पे 2 कैटेगरीज आपको मैंने बताई थी, बेस्ड ऑन मनी मूवमेंट एंड बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व। मनी मूवमेंट के केस में वी हैव कैश ट्रांजैक्शंस एंड चिल्ड्रन क्रेडिट, एंड पार्टीज के केस में वी हैव
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। समझ में आ गया? अब मान लीजिए नौकर है, मालिक है, ये सब तो इंटरनल पार्टीज हो गई। जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स, उनको आप एक्सटर्नल बोल सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दे ऑल आर एक्सटर्नल। द अमाउंट एंड रिसोर्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। और कैपिटल। पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला तो ड्राइंग्स। ऑल द ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? लायबिलिटी। आप भी अपने पेरेंट्स के लिए एक तरह की लाइबिलिटी ही है, बट डिपेंड करता है कि क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी है कि रिजर्व वाली लाइबिलिटी है। ओके, जो लाइबिलिटीज एक साल में इजिली पे ऑफ हो जाए, इट इज करंट लायबिलिटी। सोचेंगे सर इसको छू के देखते हैं, करंट तो नहीं लग रहा है, तो स्क्रीन पे छू के देख लीजिए, कोई करंट नहीं लगेगा। एंड जिनका रीपेमेंट टाइम एक साल से ज्यादा का होता है, इट इज कॉल्ड एज नॉन करंट। ये सब बच्चों वाला लग रहा होगा ना? क्या सर ये बेकार बेकार चीज पढ़ना, जो पढ़ा था स्टार्टिंग बड़ा भयंकर लग रहा था। चलिए, those assets which can be converted easily into cash within 12 months, they are called as what? सर ये क्या? करंट एसेट्स। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये क्लास 12th का है, मैं आपको बता देता हूं। अब बच्चे कहेंगे सर पहले नहीं बताए थे। सर पहले नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल वही ना, बता रहा 1 अप्रैल से हूं। नहीं 31। नहीं 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 नहीं, इतना आसान होता तो क्लास की जरूरत ही ना पड़ती कभी। सारे टीचर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के सामने कटोरा लेके, टब लेके, बाल्टी लेके, और मैं तो सब कुछ लेके बैठ जाता। जिसको जिसमें दान करना है कर सकते हो। Take an example, children. You are having a general merchant shop, परचून की दुकान, ठीक है? तो जो आइटम्स आपकी दुकान में हैं, ऑन एन एवरेज 6 से 8 महीने के अंदर ये बिक जाते हैं। अगर ये ईयर के एंड में बच गए तो आप इसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और ये किस प्रजाति का है? करंट असेट्स। आई एम अ कॉलोनाइजर और अ बिल्डर। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं, हैविंग 4 फ्लोर्स चिल्ड्रन, तो इट टेक्स एटलीस्ट 18 to 20 months। हाउ मच? 18 से 20 महीने। तो ये 12 महीने के तो बाद ही है, बट बिल्डिंग बनाना मेरा रोजमर्रा का काम है। और मेरे पास अगर मेरे यार्ड में, स्टोर में सीमेंट, सैंड, कामधेनु सरिया, स्टील बार्स, ये सब बच गया है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक। दिस विल अगेन बी कॉल्ड एज व्हाट? बट सर टाइम पीरियड तो 18 से 20 महीना है, तो 12 महीना तो जनरल है। हर वो चीज जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए और आपके पास पड़ी रह गई, वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक है, करंट असेट है। बट मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है कि 12 महीने के अंदर तो कुछ होने ही नहीं वाला, कम से कम 18-20 महीना लगेगा ही लगेगा। छोटे बिल्डिंग 1-2 फ्लोर के ठेके तो हम लेते ही नहीं है, तो हमारे लिए बिल्डिंग बनाने के बाद 20 महीने के बाद ही हम उसको सेल कर पाते हैं। तो बने हुए प्लॉट ऑफ लैंड पे जो बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक ही मानी जाएंगी, करंट असेट ही मानी जाएंगी, चाहे वो 18 से 20 महीने के बाद ही बिके। तो हर चीज जो 12 महीने के बाद डिलीवरेबल हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ सो कॉल्ड उसे नॉन करंट बोलें। कुछ चीजें 12 महीने के बाद वाली भी करंट की कैटेगरी में ही आती हैं, प्रोवाइडेड आपका उस चीज का बिजनेस होना चाहिए। लॉजिक अंडरस्टूड? ये जो मेरा डिजिटल पेन है, जो बिजनेसमैन इसको बेच रहा है, चाहे वो 1 दिन में बेचे चाहे 10 साल में बेचे, उसका बिजनेस ही इस चीज का नेचर है ऑफ एक्टिविटीज लाइक दैट, तो ये करंट असेट ही होगा। टीचर जो खरीद रहा है इसको यूज करने के लिए, चाहे वो हर महीने खरीदे, बट वो बेचने के लिए नहीं है, वो हमेशा क्या माना जाएगा? नॉन करंट असेट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? अब अगर हम बात करें भाई, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग काफी लंबे होते हैं, वो रेस वैसी है। समझ में आ गया? अफ्रीकन कंट्रीज में एकदम हिडम्बा टाइप, वो रेस वैसी है। बट आप चाइना चले जाइए, मैक्सिमम लिलीपुट टाइप होंगे। खोपड़े में बात गई। अब चाइना में कंपनी जाए और बोले हमारा विटामिन कैप्सूल खा लो, हफ्ते में 2 दिन हाइट बढ़ जाएगी, ठेंगा बढ़ जाएगी, वो रेस ही वैसी है, वो जीन ही वैसा है बेसिकली। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? इंडियंस को कितना भी अंग्रेजी का क्लास दे दो, कितना भी, उनका एक्सेंट कभी भी अमेरिकन नहीं कितना भी क्लास दे दो, कितना भी ऑफिस में बोल लेंगे, टेलीफोन कॉल पे बोल लेंगे, बट सो कॉल्ड आपस की बोलचाल की भाषा में दैट एक्सेंट वोंट बी डिलीवरेबल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो बच्चा ये रटे ना, हर वो चीज जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए सिर्फ वही करंट असेट होती है। नो 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 नो, 12 महीने के अंदर, या आपका बिजनेस किसी ऐसी चीज का है जो कम से कम 18 से 20 महीने ही लेगा।
अभी वडोदरा में प्लांट लग गया C295, एयरप्लेन्स वगैरह बनेंगे। टाटा वालों ने वो किस कंपनी के साथ, एयरबस बोइंग को है, किसी के साथ बनाया है। अब हवाई जहाज है, जूता चप्पल तो है नहीं, 3 दिन में बन गया। एक एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कम से कम 3 साल लेगी फॉर एग्जाम्पल। तो जो एयरप्लेन का सामान का स्टॉक उनके पास पड़ा है बच्चों, वो 3 साल में ही खपेगा, पहले नहीं खपेगा। स्टिल वो क्लोजिंग स्टॉक है और वो करंट एसेट, नॉन करंट नहीं होगा, बिकॉज उनका नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? टेंट हाउस है, एक टेंट बनवाते हैं, 3 साल चलता है, स्टिल करंट एसेट की कैटेगरी में ही आएगा वो, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझ में आ गया? टाइम रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग दैट बिजनेस एक्टिविटी अकम्प्लिश्ड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? उज्जवल जी समझ गए इस बात को? यस सर। चलिए, बाकी जब आप क्लास 12th में आएंगे ना, तो आपको मैं सेक्शन बी में जब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, तब ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है 2 नंबर का, और 90% बच्चा इस क्वेश्चन गलत करके आता है। चलिए भाई, नॉन करंट समझ में आ गया? पक्का? तो मान लीजिए कि आपके पापा एक कॉलोनाइजर हैं या रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए लैंड और बिल्डिंग क्या होगा? करंट एसेट। बट जिस बिल्डिंग पे, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी, उनका ऑफिस है, वो बिल्डिंग उनके लिए नॉन करंट एसेट होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो नेचर ऑफ बिजनेस जानना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ तोते की तरह रट नहीं सकते आप। ओके चलन, देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इट इज मम्मी का गुस्सा, इंटेंजिबल। हाथ में पकड़ा हुआ बेलन और झाड़ू, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज फीस, नो हाउ, दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटेंजिबल। कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल एज दैट। और जो भी पैसा आपने खर्च किया शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं या एक्सपेंस। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए खर्च किया तो ईदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट इज ओनली एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सपेंडिचर वर्ड के 2 क्लासेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले या एक्सपेंस बोले, इट इज सेम। समझ में आ गई बात? चलिए, व्हाट इज रेवेन्यू? मैथ्स का सेलिंग प्राइस, कॉमर्स का रेवेन्यू। सेल्स। सेल भी बोल सकते हो, सेल तो एक एग्जांपल हो गया। व्हाट इज इनकम? इसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं चिल्ड्रन। अगर मैं बात करूं तो सो कॉल्ड ये जो अर्निंग्स शब्द है चिल्ड्रन, इसका एक सिनोनिम है इनकम, एक सिनोनिम है प्रॉफिट और एक सिनोनिम है गेन। लॉजिक समझ में आ गया? नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज से होने वाली अर्निंग जो बिजनेस की भी नहीं है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? गेन। आपने रिलायंस डिजिटल का नाम सुना होगा चिल्ड्रन, फ्रिज वगैरह वगैरह लोग बेचते हैं। इन्होंने कुछ वो कबाड़ में जो गत्ता वगैरह निकलता है ना, टीवी का बॉक्स, ये सब बेचा, और इनसे इनको कुछ सो कॉल्ड अर्निंग हो रही है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम। इन्होंने एक जगह अपना स्टोर खोला था, लैंड खरीदा था, बाद में इनको लग रहा है वहां पे क्लाइंटल ज्यादा है नहीं, तो इन्होंने वो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के दूसरी जगह स्टोर खोल लिया। लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा तो बेचेंगे नहीं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? गेन। तो इनका काम कोई रियल एस्टेट का तो है नहीं। और रेकरिंग एक्टिविटी, जिस चीज का हमारा बिजनेस होगा, उससे जो कमाया, इट इज प्रॉफिट। तो मान लीजिए आपके पापा एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर, फ्लैट अपार्टमेंट बेच के जो मनी अर्न कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? और जिस बिल्डिंग में उनका ऑफिस था, उन्होंने उसी को बेच के नई जगह ऑफिस ले लिया, दिस इज गेन। और जो ऑफिस में रद्दी कबाड़ आता है, न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट, वो रेगुलरली बेचते रहते हैं, इट इज इनकम। क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अर्निंग्स के ही 3 सिनोनिम्स हैं। चलिए भाई, इन बिटवीन एक क्वेरी आई है उज्जवल जी की, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? इवनिंग 7:30 PM, मम्मी वॉज रेडी विद द फूड कुक्ड। 8:10 पे अंकल विद आंटी और 2 छछूंदर, मतलब उनके बच्चे, साथ में चले आए। अब डाउट ये है कि वो खाना खा के जा भी सकते हैं और नहीं भी। समझ में आ गया? तो खाना उनको परोसना भी पड़ सकता है या नहीं भी। उज्जवल जी समझ गए? यस सर। बस यही जीवन में कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बट एग्जाम में लिख के आएंगे तो अंडा मिल जाएगा। आपने मेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जो
ड्यू डेट है 20th अप्रैल 2024 और उज्जवल जी मान लीजिए आपने इस बिल को 20th मार्च 24 को बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट। नाउ बैंक इज इन अ डिलेमा कि 20th अप्रैल को पैसा मिलेगा ड्रॉई से या नहीं मिलेगा, पक्का नहीं पता। 31 मार्च को बैंक का एम्प्लॉय आपके पास आता है और कहता है भाई मान लीजिए ड्रॉई भाग गया तो हम पैसा कहां से लेंगे। आपके मन में भी एक डिलेमा आया कि पता नहीं ड्रॉई पैसा दे या ना दे। तो 31 मार्च को आप इसे बैलेंस शीट के नीचे लिख देंगे, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। मतलब बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, इसकी ड्यू डेट आई नहीं है, हो सकता है हमें पे करना पड़े अगर ड्रॉई भाग जाता है तो। ऐसी लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। ऐसे कॉन्टेंजेंट असेट भी होता है बट अगेन वो कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट चला जाता है, सीए फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। तो ये कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का एग्जांपल आपके लेवल पे काम करेगा। इज दैट क्लियर? होते तो बहुत ढेर सारे हैं, 12th में पढ़ेंगे आप, 11th क्लास में दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एग्जांपल्स यू कैन से। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए, डन दिस? उज्जवल जी समझ गए भाई? यस सर। चलिए, मैथ सबने पढ़ी है। कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस से ज्यादा होना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉस। समझ में आ गया? एक ये एग्जांपल है। या मान लीजिए कि भाई आपके गोडाउन में थेफ्ट हो गया, फायर लग गई, डिलीवरी वैन गुड्स डिलीवर करने जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लॉस। एनीथिंग विच इज रेगुलरली बॉट एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज गुड्स। व्हेन वी बाय इट द वर्ड इज परचेज। बेचेंगे तो सेल, खरीदा हुआ वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न, बिका हुआ वापस आ गया तो सेल रिटर्न। समझ में आ गया बच्चों? और जो ईयर के एंड में अनसोल्ड बच गया चिल्ड्रन, स्टॉक। समझ में आ गया? ऑल दोज पार्टीज हु ओ मनी टू अस, क्या बोलते हैं इनको? डेटर। एंड ऑल दोज पार्टीज टू whom we owe are called as what? Creditors। जिनके हाथ में मेहंदी लगी है उनको छोड़ दें, बाकी लोग इसको लिख लें। समझ में आ गया? कुछ चौधरी बन गया नहीं, हमारे दिमाग में सब जा रहा है। वाउचर क्या होता है? वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिक बिल पे किया चिल्ड्रन। कौन सा बिल पे किया? तो इलेक्ट्रिक बिल जब आप पे करते हैं डिपार्टमेंट में जाके तो आपको एक कैश मेमो टाइप मिलता है, भाई रिसिप्ट मिलती है ना। ऑनलाइन पे करते हैं तो ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। तो फाइल में 3 कागज लगेंगे। कितने? 3। एक इलेक्ट्रिक बिल लगेगा, एक पेमेंट की उसकी रसीद लगेगी, और तीसरा एक कागज का टुकड़ा लगेगा जिसमें लिखा होगा डेबिट डॉट 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 एंड क्रेडिट डॉट 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 डॉट। डेबिट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और क्रेडिट में लिखेंगे कैश और बैंक। रियलिटी में बच्चों ये जो कागज होता है ना, इसे वाउचर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वो जो बिल है वो वाउचर नहीं होता। जो रसीद मिली है जमा करने की कि इतना कैश प्राप्त किया धन्यवाद, तो वो भी नहीं होता। उसके साथ एक कागज का टुकड़ा बनता है जो अकाउंटेंट बुक कीपर को देता है कि तुम इस अकाउंट को डेबिट कर देना और इसको क्रेडिट कर देना। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? अब एक चीज और समझिएगा। मान लीजिए बिल आया 2900 का, बट आपने पेमेंट कितने का किया? अब यहां पे 2 वाउचर बनेंगे। एक वाउचर पे तो लिखा जाएगा, वाउचर 1 बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट हाउ मच? 29। दूसरे पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट बिकॉज दिस वाज अ टाइप ऑफ एडवांस पेमेंट। तो 2 वाउचर बनेंगे। समझना क्या? अगले महीने आपका बिल आया मान लीजिए 2700 रुपए का, कितना? और आपने पे कितना किया? 2600, बिकॉज 100 ऑलरेडी एडवांस जमा था। तो ये जो कागज का टुकड़ा होता है जिसपे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बाय द अकाउंटेंट टू द बुक कीपर, छोटा बिजनेस है तो दोनों काम एक ही कर लेगा, तो वो इसको रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा। तो कृपया करके वो जो रसीद मिली थी डिपार्टमेंट से और जो बिल था उसको आप वाउचर ना समझे। वाउचर रियल लाइफ में ये अलग से कागज का टुकड़ा होता है। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए झटपट फास्ट। चलिए, यस सर। डिस्काउंट क्या होता है? एनी टाइप ऑफ रिलीफ गिवन बाय द सेलर टू द बायर।
ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को लग रहा है 2-3 बच्चे मेरे ब्याह पे क्लास ले सकते हैं। चलिए खैर, इतनी बात समझ में आ गई। जब आप डिडक्शन करते हैं, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे और उसके बाद कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट जब अलाउ किया जाएगा तो इट्स एन एक्सपेंस डेबिट, और जब रिसीव होगा तो इट्स एन इनकम इनकम। और एक ज्ञान सबको पता है, तू जहां जहां रहेगा तेरा साया मेरे साथ रहेगा। जिस साइड कैश होगा बच्चों, उसी साइड पे डिस्काउंट। समझ में आ गया? चलिए, डेटर भाग गया पैसे लेकर, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैड डेट। डेट्स। कुछ साल के बाद उसकी आत्मा जगी और वो आ गया वापस। बैड डेट्स। बैड डेट रिकवर्ड। समझ में आ गया? चलिए, मस्ट बी साउंडिंग वेरी चाइल्डिश, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन चीजों को। चलिए, ये क्वेश्चंस जितने दिए चल रहे हैं, दिस पीपल आर गोइंग टू डू इट ऑन देयर ओन। आंसर मत छापिएगा। गॉट इट क्लियर? एमसीक्यूज थोड़े ठीक ठाक हैं, हाँ उस लेवल के नहीं होंगे जिस लेवल के मैं आपसे टेस्ट में पूछता हूँ, बिकॉज मेरा लेवल थोड़ा हाई प्रोफाइल रहता है। चलिए, समझ में आ गई भाई बात? कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। चलते हैं गैप। गैप मतलब गोलगप्पा, जनरली जनरली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स। और ये सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुए थे? यूएस। यूएस। मुझे लगता है ओरिजिनेट कहीं और हुआ होगा। इन लोग का अपना थोड़ा हाई फाई ज्यादा रहता है इनका, ये सब में अपना नाम जोड़ देते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो फंडामेंटल अजम्पशंस आपको नजर आ रहे हैं। पहला कौन सा है चिल्ड्रन? गोइंग गोइंग कंसर्न। कंसर्न। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। और तीसरा accrual। एक्रूअल। अब ये थोड़े बेटर समझ में आएंगे। गोइंग कंसर्न में आपने लॉजिक पढ़ा था, कुछ असेट्स करंट असेट्स होती हैं और कुछ असेट्स नॉन करंट। जिनकी लाइफ शॉर्ट है चिल्ड्रन, दे आर करंट असेट्स, और जिनकी लाइफ लॉन्ग है, दे आर नॉन करंट एसेट। एक ये अजम्पशन था इसका। और दूसरा ये था कि अगर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेसमैन का इनफाइनाइट टाइम। आइडियोलॉजी ये होता है दैट इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, and on this basis we record what is called as trade transaction। तो ये पहला व्यू, ये दूसरा व्यू और ये तीसरा व्यू। कंसिस्टेंसी, अब आपको ये बेटर समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन याद था चिल्ड्रन? यस सर। we had two methods, straight line and स्ट्रेट लाइन में डीबीएम, diminishing balance। डिमिनिशिंग वेरी गुड बैलेंस वेरी है। गुड वेरी गुड। तो हम एक साल स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, एक साल डिमिनिशिंग बैलेंस, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस। तो ये बंदर टाइप अकाउंटिंग अलाउड नहीं है। तो ईदर वील बी यूजिंग स्ट्रेट लाइन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन वी कुड चेंज टू डीबीएम, और डीबीएम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन वी कुड चेंज फॉर एसएलएम। समझ में आ गया? नहीं समझे बात को? चलिए, अक्रूअल अजम्पशन ये बोलता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस irrespective they are due or paid। जब एक्सपेंस ड्यू हुआ, आप तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लें, चाहे आपने पे किया हो चाहे ना पे किया हो। तो इसका एक एग्जांपल होगा, सैलरी ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं है, 24,000 पर एनम। अगर आपने सो कॉल्ड पे किया 20,000 चिल्ड्रन, अगर आपने पे किया 28,000, तो दोनों केसेस में योर एक्सपेंस विल बी ऑलवेज 24। यहां पे आप 4,000 रुपी को रिकॉर्ड करेंगे एज आउटस्टैंडिंग, और यहां पे आप 4,000 को रिकॉर्ड करेंगे एज प्री पेड। खोपड़े में बात गई? तो एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू। कम पे किया है तो अपडेट उतनी वैल्यू तक करने के लिए आउटस्टैंडिंग, और अगर ज्यादा पे किया तो डाउनग्रेड करने के लिए व्हाट? प्री रिसीव्ड। लॉजिक समझ में आ गया? तो एक्सपेंस की भाषा जो अप्लाई होगी वो किस पे अप्लाई होगी? 24 पे। इवन यू हैव पेड 20 और 28 चिल्ड्रन, एक्सपेंस 24 का ही माना जाएगा। 4,000 आउटस्टैंडिंग और 4,000 प्री पेड। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, इस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लें। सो लेट्स मूव फर्दर। तो गोइंग कंसर्न समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी अक्रूवल अंडरस्टूड वेल। चलिए, देयर आफ्टर वी हैव मनी मेजरमेंट। एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड, और जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मतलब मेजर नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड, जहां पे एंड पे आप बनाते हैं अपना पीएल या बैलेंस शीट,
इट इज अज्यूम टू बी अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ 12, गलत, कंसेक्यूटिव मंथ्स। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सेज कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग, बट अलग है। एक लॉजिक याद रखिएगा, इफ इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों जगह इसका एप्लीकेशन फर्क है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस अलग और बिजनेस के अलग। घर का रेंट अगर पे किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया तो ड्रॉइंग्स है, बट ऑफिस का पे किया तो एक्सपेंस। बट अगर लॉस हो जाएगा कल को तो फिर ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सोल प्रोप्राइटर में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसकी घर की जायदाद भी अटैच हो जाएगी उस लॉस को झेलने के लिए। सर कैसे? मान लीजिए 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदे गए, उसमें से 2 लाख के तो बेच दिए गए, बाकी आग लग गई और 8 लाख के गुड्स जल गए, क्रेडिटर तो पूरा 10 लाख मांगेगा ना। अगर आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो ओनर की जिम्मेदारी नहीं है, बट अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं चिल्ड्रन तो पूरा 10 लाख आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के रिकवर किया जाएगा। तो क्या यहाँ पे आप और आपके घर की प्रॉपर्टी और बिजनेस अलग अलग हुए? नो। तो बिजनेस एंटिटी हाफ हार्टेडली अप्लाई होता है सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप में। पूरा एप्लीकेशन कहां मिलेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, हाथापाई हो गई अकाउंटेंट की और चपरासी की, दो दो मुक्का घुसा लात हो गया। छुड़वाने की बजाय बाकी लोग वीडियो बना रहे थे यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए ताकि ज्यादा लाइक वगैरह आ जाए। मेरा वीडियो तो पढ़ाई लिखाई वाला होता है, कम लोग लाइक करते हैं क्योंकि वो लोग नालायक और दलिद्र हैं। समझ में आ गया? अब मैं सब तो बकवास बोलूंगा नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं तो लाइक करें, शिव जी के भक्त हैं चाइना जाना या कमेंट करें, तो बड़ा चीप और बंडल लगता है। समझ में आ गया? चलिए, तो बस यही बोल सकता हूँ, जो बच्चे लायक हैं उसको लाइक कर दें। तो फुल डिस्क्लोजर में क्या बकवास आप रिकॉर्ड करेंगे? नो। नो सर। थिंग्स विच आर रिलेटेड विद बिजनेस, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, जहां पे भी मनी मेजरमेंट है आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है सर? रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल का एक छोटा सा एग्जांपल है, व्हेनसोएवर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक प्लेस चिल्ड्रन, यू विल पुट इट इनटू रिकॉर्ड, चाहे पैसे आए हो या ना आए हो। ये अक्रूवल का ही सो कॉल्ड ऑपोजिट है। अक्रूवल बेसिस बेसिकली बना किसके लिए? अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक्सपेंस के लिए। इलेक्ट्रिक बिल 55,000 रुपए का मेरे ऑफिस में आ गया, आई विल रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव पेमेंट हुआ हो या ना हो। वैसे ही रेवेन्यू रिकग्निशन है, मैं एक टेलर हूं, मैंने सर्विस दे दी क्लाइंट को, मैं एज अ सेल इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लाइंट पैसा दे देगा तो एज अ रिसिप्ट, भाग जाएगा तो श्राप दे देंगे और बैड डेट्स की एंट्री पास कर लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है जैसे ही कॉस्ट इनकर हुई, जैसे ही आपको बेनिफिट मिला उस कॉस्ट का, यू पुट योर एक्सपेंस ऑन टू रिकॉर्ड इररिस्पेक्टिव पेमेंट हो चाहे ना हो। रेवेन्यू रिकग्निशन इसी का उल्टा, जैसे इनकम ओरिजिनेट हो, मतलब ये नहीं कि पैसे जेब में आ गए, मेरी शॉप से गुड्स बिक गए, द कस्टमर इज सेइंग कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगा। पेमेंट आ गई तो वेल एंड गुड, और नहीं आई तो श्राप देकर, श्राप देना है, इट इज बैड डेट्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, नवग्रह मटीरियलिटी, एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट विल बी रिकॉर्डेड, नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स आर नॉट टू बी Ignored. रिकॉर्डेड। 2 दुकान छोड़ के चोरी हो गई, आप भी एंट्री पास करेंगे रोने की? नो आप सर। इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप अपने प्रॉफिट की एंट्री कर लेंगे। उसके यहाँ तो चोरी हो गई, उसको नुकसान हो गया, मेरे को नुकसान हुआ नहीं तो मेरा गेन हो गया। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, केवल लॉसेस को नहीं, और भी बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है। कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली इस तरह की चीजें रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। कस्टमर आ गया, 2-4 प्रोडक्ट का दुकान पे दाम पूछ लिया, मन में लड्डू फूटा, एक्लेयर्स खा सकते हैं बट इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए कल आपके बहुत प्रिय दोस्त का बर्थडे है, आप पहले से मान लेंगे वो आपको फेरेरो रोशर देगा, ये जरूर मान लीजिएगा कि सो कॉल्ड फेरेरो रोशर का डिब्बा दे देगा डस्टबिन में फेंकने के लिए। तो एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, गेन्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। Ignored. Any transaction should be recorded in the books, should have a proper evidence। नहीं, सपोर्ट नहीं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, अकाउंटेंट का हाथ टूट गया, चलो तुमको प्लास्टर करवा दे, सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, कागज जो बोलेगा वो माना जाएगा, पर्सनल बकवास से कोई मतलब नहीं। सर मान लीजिए स्प्राइट पी के बोल रहा है तो भी उसे बकवास माना जाएगा, सीधी बात नहीं माना जाएगा। पेपर शुड बी देयर। समझ में आई बात? सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए उज्जवल जी, सर बोलिए। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल में तो वो था ना, मैनेजमेंट के पर्सनल बायस से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
हाँ, मैनेजमेंट का पर्सनल बायस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होगा। समझ में आ गया? तो ये बात आप बोलनी भूल गए। ओके सर। अगर मान लीजिए कि मैनेजर टूर पे गया और हमने 20,000 रुपए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा रिकॉर्ड कर दिया टूरिंग का, तो ऑडिटर कहेगा मैं ये खर्चा नहीं मानूंगा, मेरे को नेसेसरी कागज का टुकड़ा लाके दो। वो अगर होगा तो मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर कागज तो फर्जी बन भी जाता है, हाँ तो ठीक है, फर्जी बना लीजिए, पकड़ गए तो फिर खाना पीना सब ओरिजिनल और बढ़िया मिलेगा, एकदम बड़े अपार्टमेंट में, विला में एकदम, जिसको सेंट्रल जेल बोला जाता है। डुअल एस्पेक्ट, ये तो सबको पता है। ईच एंड एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, बेनिफिट इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। कौन सी शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर चलेगा? ये होता है मैचिंग? बिल्कुल नहीं। ना ना ना, रेवेन्यू फेवेन्यू कुछ नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल सिंपल है भाई। आपने 1 डजन बनाना खरीदे एट द रेट ऑफ 120, आउट ऑफ दैट सोल्ड 8 पीसेस फॉर ₹200। क्या प्रॉफिट 80 रुपीज होगा चिल्ड्रन? नो। 8 बनानास की कॉस्ट कितनी थी, पहले आपको यह जानना पड़ेगा। 8 बनानास की कॉस्ट थी चिल्ड्रन 80 रुपी, और रेवेन्यू कितना मिला? तो 200 को 80 के साथ कंपेयर करना इज मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का मतलब क्या है यहां पे? एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आपने जीपी का फॉर्मूला पढ़ा था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वो कॉस्ट माइनस करता है जो गुड्स बेचे हैं। जो खरीदे बट बेच नहीं पाए, उससे तो कोई रेवेन्यू मिला नहीं, तो वो कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो घर में 25 किलो आटा आया, 5 किलो मौसी जी का बेटा आया था शादी के बाद भाभी को लेकर, वो खा गया, तो 5 किलो का पैसा उसी से वसूलना है। दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो मैचिंग प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यही है, जीपी इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर आप रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, तो टीचर एग्जाम में नंबर भी माइनस कर देगा। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो ये सारे समझ में आ गए आपको? ऑल 13 वेल अंडरस्टूड चलन? पक्का? तो चलिए, इनको एक एक करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वो एक सैलरी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो आपने अपने एम्प्लॉय से अग्री किया कि भाई तुम्हें हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, 24,000 रुपए पर एनम सैलरी देंगे। ये पक्का चोरी करेगा ऑफिस में, ये सैलरी बहुत कम है। इफ यू हैव पेड ऑप्शन ए ऑप्शन बी 20,000, और इफ यू हैव पेड 28,000, 20,000 के केस में बच्चों आप एक्सपेंस की वैल्यू को कितना बोलेंगे? 24। और 28 के केस में भी आप एक्सपेंस की वैल्यू को कितना बोलेंगे? तो कैसे आप 28 से सो कॉल्ड 24 पे आएंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 4,000। और कैसे आप सो कॉल्ड 20 से 24 पे आएंगे? बाय एडिंग। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो रिकॉर्डिंग दिस 20,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 28,000 is known as what? Cash basis. But so-called recording rupees what is titled as 24 in the books of accounts is known as what? Accrual basis. तो कैश बेसिस बोलता है when money is coming in or going out, we will record that irrespectively how much was supposed to go out and supposed to come in. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। कैश बेसिस आपको कैश बैलेंस बता देगा ईयर एंड में कितना है, टेकिंग ऑल रिसिप्ट्स माइनस ऑल पेमेंट्स। अक्रूअल बेसिस विल टेल यू व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस, टेकिंग व्हाट? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो अगर 5 करोड़ का लोन आपके पापा ने बिजनेस के लिए लिया, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, पीएल में रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर आप पीएल में रिकॉर्ड कर देते तो माना जाएगा विजय माल्या के सगे रिश्तेदार हैं, क्योंकि विजय माल्या के रिश्तेदार ने सिर्फ 2 रूल पढ़ाया था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, फुल स्टॉप। इसलिए पैसा लेके भाग गया सबका।
समझ में आ गई भाई बात? पक्का। बट अगर आपने 50,000 के गुड्स सेल किए, 50,000 के गुड्स 40,000 मिल गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पूरी 50,000 की सेल रिकॉर्ड होगी अक्रूअल बेसिस। कैश बुक में कितना रिकॉर्ड होगा? 40,000। 20,000 रुपए आपने सैलरी पे की, बट पे करनी थी 24। पीएल विल हैव 24, कैश बुक विल हैव ओनली 20। 28,000 पे कर दिया, पे करना था कुल 24,000, पीएल विल रिकॉर्ड 24, कैश बुक विल रिकॉर्ड 28। समझ में आ गया कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस? तो ये मत सोचिएगा कि कोई बिजनेसमैन अक्रूअल बेसिस फॉलो करेगा, कोई कैश, दे फॉलो बोथ। और इस बोथ को भूत नहीं बोलेंगे, इस बोथ का ही मतलब होता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हर बिजनेसमैन हाइब्रिड बेसिस पे ही अकाउंटिंग करता है। समझ में आ गया? एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे डॉक्टर, क्लाइंट जब पैसा दे देगा तभी वो इनकम मानेगा, उसके लिए रिसिप्ट इक्वल्स टू इनकम होता है, बट हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो प्रोफेशनल्स प्रिपेयर देयर अकाउंटिंग मोस्टली ऑन कैश बेसिस। जो पैसा आया वो कमाई, और जो गया वो खर्चा। समझ में आ गई भाई बात? तो प्लीज कॉपीफाई दिस। चलिए बच्चों, तो ये अक्रूवल बेसिस वगैरह तो सब समझ गए लोग। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस चिल्ड्रन। अगले लेक्चर में ये सब होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, एमसीक्यूज एंड ऑल। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलोड बाय जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स, ये अगले लेक्चर में कवर अप होगा। तो काम क्या करना है आपको, आप चैप्टर्स का एक बार प्री रीडिंग कर लेंगे। प्री रीडिंग कर लेंगे तो आपको मेरी चीजें और तेज समझ में आएंगी, और कोई डाउट होगा तो झटपट क्लियर हो जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा।